Hello my dear students. In the last lecture we were studying about valence bond theory. और हमने क्या पढ़ा था? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या पढ़ा था कि मेटल मस्ट हैव वैलेंस शेल प्रेजेंट विद एम्प्टी डी ऑर्बिटल, और ये होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स वाले। नाम बताओ डी ब्लॉक एलिमेंट्स के। स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक, ये सारे मेटल्स के हम डी ब्लॉक उनकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कर रहे हैं। ठीक है। लिगेंड्स या लिगेंड्स जो हैं वो उस एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स में अपनी जगह बनाने के लिए आ जाते हैं। सो लिगेंड्स विद इलेक्ट्रॉन अप्रोचेस द सेंट्रल मेटल एटम विच इज द सेंट्रल मेटल एटम, द डी ब्लॉक एलिमेंट इज अ सेंट्रल मेटल एटम। कैसे होता है अभी मैं उसको पढ़ा ही चुकी हूँ लास्ट लेक्चर में, एक बार रिविजन करवा रही हूँ। एंड डोनेट्स और प्लेस द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। जैसे कि ये डायग्राम बना है, यहाँ पे निकल हमारा सेंट्रल मेटल एटम है और कोबाल्ट हमारा CO हमारा लिगैंड है। CO इज़ नॉट कोबाल्ट, CO इज़ योर लिगैंड। तो ये जो लिगैंड है ये 4 है, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। लास्ट लेक्चर में हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले यानी कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस पे VBT किया था। आज हम लोग टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस यानी कि जिसके कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है उस वाले कॉम्प्लेक्सेस को पढ़ेंगे। ठीक है। यहाँ पे निकल दिया है, निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए। निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28। ठीक है। तो 28 का आप लोग आर्गन ने तो 18 ले लिए और बाकी क्या है जल्दी बताइए। आर्गन ने 18 ले लिए तो बाकी क्या है? सर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जैसे मैंने कहा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है और बेसिकली sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। यहाँ पे निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर, निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? आर्गन और 3d और 4s में कितना होगा? 3d में होगा और 4s में तो 2 हो जाते हैं। पहले s को भरो, 2 गया, बचा कितना? 18, 19, 20, 28 ना, तो 8 इसमें गए। समझ में आया? अब इनको इसमें भरो, कितना है? निकल 3d 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 भर गया। 4s में 2 है। अब क्योंकि ये मुझे कैसे पता चला कि निकल का जो ये 0 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, ये ऑक्सीडेशन स्टेट हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्योंकि x है इसका प्लस CO का 0 विच इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर या कोऑर्डिनेशन स्टेट इज इक्वल टू 0। तो ये कैलकुलेट करना होता है आप लोग को। ये मैंने कैलकुलेशन पिछले वीडियो में सिखाया है, प्लीज़ उसको करिए फिर इसको लिखिए। अब क्योंकि यहाँ पे 0 दिया है तो 3d में कितना होगा? कितना होगा? देखो ऑक्सीडेशन ऑफ निकल in this complex is 0 and involves sp3 hybridization. The complex is diamagnetic due to absence of unpendling। हाँ, सबको अब पेयरिंग कर लेंगे हमें 1 2, मतलब यही स्टेप पे हम लोग कर भी सकते हैं। 3 4 5 6 9 10 यहीं पे हमने पेयरिंग कर लिया कि हमने इसको इधर ले लिया। ठीक है। अब ये जो पेयरिंग वाला, अब मैं हाइब्रिडाइजेशन इसका बताऊंगी क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन बताने के लिए मैं नेक्स्ट वाला बताती हूँ कि ये पूरा तो भर गया तो ये वाला इन्वॉल्व होगा तो ये वापस से वैसे ही लिख दो। ठीक है, भर दिया आपने, लिख दीजिए। ये क्या है? ये S है और ये P है, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन। S1 नहीं लिखते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन मिल गया। अब बताओ मैग्नेटिज्म क्या है इसका? देखो 2 चीज़ें लिखनी है, एक हाइब्रिडाइजेशन लिखना है और एक डायमैग्नेटिक। क्यों? क्योंकि पैड है। Students, as you all have now studied the first example of tetrahedral complexes, now let us move on to the next example. इसी तरह आपको सेकंड कॉम्प्लेक्स को देखिए, ये एक आयन है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर चार्ज है। पहले केस में ये आयन नहीं था कि इस पर चार्ज नहीं था। तो Zn है, अमोनिया है, 4 लिगैंड्स हैं, है ना। तो ये जो 4 लिगैंड्स है यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, यानी कि ये भी एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा। ये आपके आइडिया लग जाना चाहिए कोऑर्डिनेशन नंबर देख के। उसके बाद आप लोगों को इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहिए। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, इसको x ले लीजिए। बहुत से बच्चे कह रहे थे हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना नहीं आ रहा है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। x इसको लीजिए, अमोनिया NH3, जो NH3 लिगैंड है वो किसका एक
इनका वैल्यू क्या है, जल्दी बताइए। क्या होता है वैल्यू? ज़ीरो होता है ना NH3 का। आप लोग भूल गए, मैंने आपको पढ़ाया था कि NH3 का वैल्यू क्या होता है। सारे लिगेंड्स के वैल्यू नहीं, चार्ज आपको लोग को याद रखना पड़ेगा। जब तक चार्ज नहीं याद है, क्योंकि एक NH3 को हम अमोनिया भी बोलते हैं या अमाइन, लिगैंड का नाम अमाइन होता है और NH3 का एक न्यूट्रल लिगैंड है, इसीलिए इसका वैल्यू 0 होगा। 4 × 0 विच इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 2, क्योंकि ओवरऑल चार्ज 2 है तो x इज इक्वल टू 2, तो +2 उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ कि नहीं, x इज इक्वल टू +2 हुआ कि नहीं जिंक का। तो पहले जिंक का आप लोग क्या निकालिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, अर्गन 18 3d10 4s2। बस अब उसको आप लोग फिल कर दीजिए, किसमें, 3d और 4s में फिल कर दीजिए। फिल कर लिया, जैसे इलेक्ट्रॉन फिल किया, फिल कर लिया। अब Zn2+ का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। Zn2+ में अर्गन होगा और 3d10 होगा, क्योंकि 4s2 हट जाएगा। यस नो, यस नो, ये इतना पता है कि नहीं। अब बस वैसे इलेक्ट्रॉन्स भरिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये मत फील करना। अब हाइब्रिडाइजेशन करना है आपको नेक्स्ट स्टेप पे, मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स बना कैसे है। स्टूडेंट समझो, जब Zn ने सेंट्रल मेटल एटम, एक्चुअली आप पॉजिटिव की तरह काम करें, ये नेगेटिव मिलके, दोनों मिलके, ये लिगैंड्स नेगेटिव होते हैं ना, तो ये लोग मिलके एक कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। तो इसके लिए Zn अपने इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करना चाहेगा, ताकि आने वाला इनकमिंग NH3 आके वहाँ पे अटैक करे। तो यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी 4 जगह बचे हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ये हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। यस और नो, यानी कि जो इनकमिंग लिगेंड, जैसे यहाँ पे मैंने ये लिखा नहीं था, इनकमिंग लिगेंड कौन था CO। यस और नो, तो CO जो है इधर आके इसकी सेटिंग बैठ गई है ना, इधर आके इसकी सेटिंग बैठ गई। ये आप लोग को ऐसे बनाना होता है, ठीक है। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन लिखना होता है। तो इसी तरह इनकमिंग लिगेंड हमारा अमाइन है, तो NH3 जो कि एक न्यूट्रल लिगेंड होता है NH3, ये आके कहाँ पे आने वाला है, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे आएंगे और दोनों मिलके एक सुखी सा परिवार बनाएंगे। अब यहाँ पे बताइए मैग्नेटिज्म क्या है, मैग्नेटिज्म और हाइब्रिडाइजेशन। इस केस में हाइब्रिडाइजेशन sp3 था, इस केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या है, अगेन sp3 है, और मैग्नेटिज्म क्या है, डायमैग्नेटिक, क्योंकि देखो पेयरिंग है ना यहाँ पे, डायमैग्नेटिक। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को करना कैसे है। सबसे पहले आप लोगों को कॉम्प्लेक्स को देखना है, टेट्राहेड्रल है कि ऑक्टाहेड्रल है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालिए, उस पर आपको डिपेंड करेगा कि टेट्राहेड्रल है कि ऑक्टाहेड्रल। अगर टेट्राहेड्रल है तो फिर आप लोग उस हिसाब से कॉम्प्लेक्सेस ज़्यादा करके sp3 ही होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग जज करो। चलो मैं 1-2 एग्जाम्पल्स और करा के आपको दिखाती हूँ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के। तो यहाँ पे देखिए Cu एटम दिया है ना, और कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या होता है, आप लोग को पता होना चाहिए। कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या होता है, Cu का 29। यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं लिख देती हूँ, वैसे दिया नहीं जाता है कभी कभी। तो Z इज 29। तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, अर्गन, जल्दी बताइए, 3d और 4s में ये एक एक्सेप्शन था, याद है आप लोगों को, 4s2 3d10 होना, 3d9 था, लेकिन 3d अपने आप को 10 कर लेता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, जल्दी बताइए। 3d9 था, 4s2 था, राइट, यस और नो। तो ये आप लोग बना लीजिए 3d9 4s2। तो 3d9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 4s2 1 2 Cu2 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +2 है, प्लीज़ कैलकुलेट करिए, हर बार मैं कैलकुलेट नहीं करूँगी। तो +2 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऑक्सीडेशन स्टेट पता चलेगा तभी तो आप लोग Cu+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। तो +2 2 इसको हटा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसको लिख दो, बस हो गया। उसके बाद CuCl4 कॉम्प्लेक्स के लिए, Cl के लिए जगह बनाओ। क्या जगह बनी है, ऑलरेडी ये पेयर हुआ चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन बचा है, तो जगह तो यही बची है ना, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही हो रहा है ना, ये S है, ये p ब्लॉक है। तो इनकमिंग Cl- कहाँ आने वाला है, इनकमिंग लिगेंड्स कहाँ आने वाले हैं, इस जगह पे, इस जगह पे अपना घर बसाएंगे। क्यों इस जगह पे क्यों घर बसाएंगे, क्योंकि यही mtd ऑर्बिटल है, क्योंकि बाकी वे तो भरे हुए हैं, है ना। और यहाँ पे नोट करो कि पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है,
complex is paramagnetic, complex is this complex is paramagnetic and hybridization is sp3. ये 2 पॉइंट ज़रूर लिखा करो, ठीक है, डन, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल देखते हैं, NiCl4 2- आयन। इसके लिए आप लोग कैसे करोगे, निकल एटम है, एटॉमिक नंबर 28 है, 3D में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जल्दी बताइए। 3D में अभी अभी मैंने निकल का किया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 4s में 2 होंगे, नहीं है तो कैलकुलेट करके देखिए। Ni2+ का क्या होगा, s का 2 इलेक्ट्रॉन्स हटा दो। अब हाइब्रिडाइजेशन करो, इन सबको पेयरिंग करना है कि नहीं करना है। देखिए पेयरिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनकमिंग इलेक्ट्रॉन सिर्फ 4 है, तो 4 जगह तो है ही पहले से ही, तो हाइब्रिडाइजेशन में ये चारों जाएंगे। बाकी को जैसे का तैसा लिख दीजिए, लिख दिया जैसे का तैसा, वेरी गुड, लिख दिया। तो अब जो है इस हाइब्रिडाइजेशन का नाम बताइए, sp3। और यहाँ पे एंट्री किसकी होनी चाहिए, कौन सा लिगेंड आने वाला है, कौन आके घर बसाने वाला है, Cl लिगेंड, जो कि एक Cl- है, यहाँ आके घर बसाएगा, ठीक है। बस गया घर, बस गया घर, यानी कि बन गया कॉम्प्लेक्स NiCl4। इज इट पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, जल्दी बताइए। द कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, देयरफॉर द कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। हाइब्रिडाइजेशन भी लिख दीजिए, मैंने स्टेटमेंट में नहीं लिखा है, आप लोग को लिखना है लिख लीजिए, लेकिन मैग्नेटिज्म भी लिखना है, दोनों चीज़ें लिखनी है, ठीक है, समझ में आया। अब नेक्स्ट मैं अभी जो पढ़ाने जा रही हूँ स्टूडेंट्स, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप लोगों को करना है। NiCl4 भी है, चलिए तो मैं और 2 एग्जाम्पल कर दी, क्योंकि पता है स्टूडेंट्स हमारे इसी टॉपिक में आपको पता होना चाहिए टेट्राहेड्रल में 2 होते हैं, स्क्वायर पैनल कॉम्प्लेक्सेस भी होते हैं और वैसे कॉम्प्लेक्सेस भी होते हैं। टेट्राहेड्रल के कॉम्प्लेक्सेस sp3 हाइब्रिडाइजेशन से भी बनते हैं और एक स्क्वायर प्लानर भी होता है। ये कैसे पता करें, इन दिस कॉम्प्लेक्स द आयन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल इज +2। तो जब वो खुद ही बोलेंगे कि स्क्वायर प्लानर है कि नहीं, Cn- आर स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड कैन पेयर अप इलेक्ट्रॉन्स ऑफ Ni2+ अगेंस्ट हंस रूल, देयरफॉर इट इन्वर्स dsp2। यानी कि जो स्क्वायर प्लानर नहीं होगा वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, लेकिन जो स्क्वायर प्लानर होगा वो dsp2। क्यों, क्योंकि ये अगेंस्ट हंस रूल जा रहा है। कैसे, जैसे निकल एटम में, निकल एटम का 3D में कितने इलेक्ट्रॉन्स, निकल 28 है तो 3D में 8, 4s में 2, ठीक है मैम, समझ में आया। Ni2+ में यहाँ पे देखो ऐसे हो गया, अब यहाँ पे ये दोनों आपस में पेयरिंग हो जाएगी, आपस में जगह देगी, अंदरूनी इलेक्ट्रॉन जगह देगी, तो ये जगह दे दिया। और अंदर के इनर ऑर्बिटल क्या हो रहा है, पेयर अप हो रहे हैं और dsp2 हाइब्रिडाइज शो कर रहे हैं और Cn को जगह दे रहे हैं कि आके मेरे साथ जुड़ो और एक कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। समझ में आया, आउटर नहीं, भले बाहर जगह हो, लेकिन स्क्वायर प्लानर के केस में इनर वाला जो स्कूल में दिया जाएगा, इनर है क्या आउटर कॉम्प्लेक्स है, तो इनर dsp2 होगा, ठीक है। इस केस में देखिए यहाँ पे भी इनर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर इन दिस कॉम्प्लेक्स इज +2, ठीक है। द एक्सरे स्टडीज शोज द स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री, तो आप लोगों को दिया जाएगा कि स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री है कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो हमने Cn=4 टेट्राहेड्रल का पढ़ा था ना, स्क्वायर प्लानर का पढ़ा नहीं था, तो Cn=4 स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस के लिए आपको dsp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करना पड़ेगा और टेट्राहेड्रल के केस में sp3 करना है। dsp2 यानी कि इनर ऑर्बिटल, भले बाहर जगह इनर ऑर्बिटल हंस रूल के अगेंस्ट जाके इनर वाला पेयरिंग होगा, समझ में आया, इनर वाला लिगैंड को जगह देगा, इनर डी ऑर्बिटल, ठीक है। यहाँ पे भी यही होगा, आप लोग पूरा सम कर दीजिए, हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अब हम लिमिटेशंस देखते हैं वैलेंस बॉन्ड थियरी की। लिमिटेशन क्या है, इट गिव्स ओनली द क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन फॉर कॉम्प्लेक्सेस, यस और नो, सिर्फ क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। इट डज नॉट मेक एग्जैक्ट प्रेडिक्शन रिगार्डिंग द टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर, क्योंकि ये तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता चल रहा है, वो अंदाज़ा लगा रहा है।
इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, ये तो इन्होंने डिस्टिंग्विश ही नहीं किया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट डज नॉट एक्सप्लेन द डिटेल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, इट फेल्स टू एक्सप्लेन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा गिवन बाय द कॉम्प्लेक्सेस। हर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है, मतलब हर मेटल एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का एब्जॉर्ब और एमिट करता है ना, रेडिएशंस, तो वो सब स्पेक्ट्रा ये दे नहीं पाता। इसी वजह से अब किसकी एंट्री हो रही भैया, अब एंट्री हो रही है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की। अब ये हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो थियरीज हमने पढ़ी थी वो लास्ट थियरी थी वीबीटी। उसमें हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स, वीबीटी हमने ये पढ़ा था कि जो मेटल है, सेंट्रल मेटल एटम को लिगांड आके या लिगैंड्स आके अप्रोच करते हैं और दोनों या तो कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देते हैं, मतलब वही बनाते हैं, कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ पे जो लिगैंड्स होते हैं वो नेगेटिव चार्ज की तरह काम करते हैं और जो सेंट्रल मेटल एटम है वो पॉजिटिव, लेकिन जो लिगैंड्स है वो एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं सेंट्रल मेटल एटम से। यही तो पढ़ा था, यानी कि हमने क्या पढ़ा था कि जो वीबीटी में जो सेंट्रल मेटल एटम है वो लिगैंड के साथ, ये वाला एरो क्या शो करता है, ये वाला एरो लिगैंड के साथ क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। लेकिन आज हम क्या पढ़ेंगे, आज जो थियरी हम पढ़ने जाएं उससे सबसे बड़ा डिफरेंस दोनों में, वीबीटी और सीएफटी में क्या डिफरेंस है कि सीएफटी ये कहता है कि लिगैंड्स एंड मेटल आर कंसीडर्ड एज पॉइंट चार्ज एंड बोथ फॉर्म एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मतलब दोनों इस तरह कंबाइन होते हैं कि दोनों में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये किस में होता था स्टूडेंट, दिमाग लगाओ, आयोनिक बॉन्ड में होता था। एक पॉजिटिव, जैसे Na एक पॉजिटिव था, Cl माइनस था, है ना, Na पॉजिटिव Cl माइनस दोनों मिलके क्या बनते थे, NaCl। दोनों में कौन सा फोर्स था, इलेक्ट्रोस्टैटिक। वही बात यहाँ पे आ रहा है, देयर इज ओनली आयोनिक अट्रैक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन व्हाट CMA स्टैंड्स फॉर, सेंट्रल मेटल एटम एंड द लिगैंड। That is, there is no transfer or placement of lone pair of electron by ligand, जैसे VBT में होता था। VBT तभी तो फेल हो गया है ना, इनटू वैकेंट डी ऑर्बिटल्स में नहीं हम इलेक्ट्रॉन्स को भर देते थे, ये यहाँ नहीं होता। वो क्या कह रहे हैं कि देयर इज ओनली आयोनिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन CMA एंड द लिगैंड। ओके, तो यहाँ पे देर इज नो ट्रांसफर ऑफ प्लेसमेंट ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय लिगैंड इनटू वैकेंट डी ऑर्बिटल्स ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। वहाँ पे क्या होता था, सेंट्रल मेटल एटम की जो वैकेंट डी ऑर्बिटल्स थे वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भर देते थे हम लोग। ओके, और नीदर देर इज इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स टेकिंग प्लेस। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरमिक्सिंग इज हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि और क्या नहीं हो रहा है इसमें, हाइब्रिडाइजेशन वाला चक्कर भी नहीं पाल रहे हैं हम लोग। तो पाल क्या रहे मैम, तो है क्या चक्कर ये, तो ये भी तो पढ़े। लिगैंड्स में भी एनायनिक क्या होता था, NaCl में एक एनायन होता था, एक कैटायन होता था। एनायंस नेगेटिव चार्ज वाले होते थे, कैटायंस पॉजिटिव चार्ज। इसमें भी यही है, जो लिगैंड्स एनायनिक होंगे क्योंकि लिगैंड्स नेगेटिव चार्ज होते हैं हमेशा, है ना। नहीं, लिगैंड्स हमेशा नेगेटिव चार्ज नहीं होते, जब नेगेटिव चार्ज होंगे तब एनायनिक होंगे। आप अगर लिगैंड्स न्यूट्रल होंगे तो कोई चार्ज नहीं होगा, लेकिन दे आर कंसिडर्ड एज डाइपोल नेगेटिव चार्ज, कंसीडर्ड एज। तो ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, लिगेंड्स में बी एनायनिक नेगेटिव, और इफ लिगेंड्स आर न्यूट्रल दे आर कंसीडर्ड एज डाइपोल और द नेगेटिव पार्ट। वाई डाइपोल, क्योंकि डाइपोल कब होता है भाई, डाइपोल भी भूल गए, जैसे HCl, जैसे ये है, देखो मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया, जैसे H2O। व्हाट डू यू मीन बाय डाइपोल वो समझा रही हूँ मैं, क्योंकि तुम लोग हर चीज़ भूल जाते हो तो उसको कवर कर लो। जैसे H2O में ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स O के पास है कि H के पास है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बहुत O के पास होते हैं ना, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस के पास तो एक ही वैलेंस है। तो पल्ला किस, भले ये कोवेलेंट बॉन्ड है कि नहीं इन दोनों के बीच में, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, पल्ला किसका भारी है, ऑक्सीजन का। डेल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव चार्ज देते हैं हम, और डेल। तो यही बात होता है, अगर न्यूट्रल लिगैंड की बात हो उससे ज़्यादा पॉजिटिव तो हमारा सेंट्रल मेटल एटम होगा। इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट भले वो न्यूट्रल है, लिगैंड्स पे कोई चार्ज नहीं है, फिर भी हम उसको नेगेटिव पार्ट या एनायनिक पार्ट ऑफ द कंपाउंड कहेंगे। ठीक है, समझ में आया, गुड। तो यही तो हम पोलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट में बता रहे हैं। तो सेंट्रल मेटल एटम इसीलिए हमेशा क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड पॉइंट बोलेंगे, यहाँ पे हम इनको पॉइंट चार्जेस कहते हैं।
है ना। पॉइंट चार्ज पहला पॉइंट तो वही था ना, लिगेंड्स एंड सेंट्रल मेटा कंसिडर्ड एज पॉइंट चार्ज। तो विच इज द पॉजिटिव पॉइंट चार्ज? सेंट्रल मेटा ऑलवेज। एंड विच इज द नेगेटिव पॉइंट चार्ज? लिगेंड्स। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। क्रिस्टल फील्ड थियरी के कुछ पॉइंट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए। यस मैम, हो गए, वेरी गुड। आगे बढ़ो, आगे बढ़े। इसके बाद कौन सा पेज आ गया? ये इसके बाद इसे कैसे, इसके बाद क्या है? तो जो क्रिस्टल फील्ड थियरी होती है उसमें कुछ और पॉइंट्स हमें पढ़ने होते हैं। क्या पॉइंट्स होते हैं? देखो पॉइंट्स यहाँ पे भी दिए हैं स्टूडेंट, पॉइंट वाइज लिखने, थियरी वाइज लिखना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बना लीजिए। जो पॉइंट्स मैंने कहा वही पॉइंट्स ये दिए हैं। ओके, अब ये पॉइंट मैं अभी डिस्कस करने वाली हूँ, और ये भी when the ligands approach central metal the electrons of the central metal atom and those ligands repel each other। यही तो पॉइंट पढ़ना है कि मैंने तो कहा कि लिगेंड्स पहले अरेंज कैसे होते हैं, उससे पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। देखो डी ऑर्बिटल्स के पास लिगेंड्स अप्रोच करेंगे, जैसे ही लिगेंड्स डी ऑर्बिटल्स के पास अप्रोच करेगा, ये एक डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स थे कि नहीं, ये एक ही लेवल में थे, लेकिन कोई इलेक्ट्रॉन इनके पास पहुंचा, इसमें हलचल मच गई, ये एक्साइटेड हो गए और ये ऊपर चला गया। ये ऊपर चला जाता है, कैसे जाता है वो मैं बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले हम इन सारे डी ऑर्बिटल्स का डिफरेंट शेप पढ़ते हैं, जो हम लोगों ने किस में पढ़ा था? 11th स्टैंडर्ड में हमने पी ऑर्बिटल्स के पी एक्स वाई, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ये 3 ऑर्बिटल्स थे पी के। तो डी के क्या है मैम? चलो उसके पहले ऑर्बिटल्स पढ़ते हैं, बेस क्लियर करते हैं, फिर आगे की थियोरी के पोस्टुलेट्स पढ़ते हैं। तो डी ऑर्बिटल्स में डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर लिख दो या जेड स्क्वायर भी लिख सकते हो, उसको कोई भी ले लो। ओके, डी जेड स्क्वायर। अब ये होगा कैसे? याद रखना, जब भी ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स और वाई के बीच में इस तरीके से डी एक्स वाई, और देखो डी एक्स वाई हो गया ना, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, इसकी डायग्राम तुम्हें 11th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक से पढ़ना है। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा? बिल्कुल इसके ऊपर ही होगा। मैं आपको डायग्राम्स दिखा देती हूँ, हटिए, डी ऑर्बिटल्स के और अच्छे डायग्राम्स दिखाती हूँ, रुक जाओ, वेट ना स्टूडेंट। मैं क्या बोल रही थी आपको कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या एक्सप्लेन करता है कि इनका जो लिगेंड आ रहा है डी ऑर्बिटल पे अटैक करेगा, इसको ये स्प्लिट करेगा, लो या हायर एनर्जी लेवल पे पहुंचेगा। तो हाउ दिस ऑर्बिटल ब्रेक डाउन, CFT एक्सप्लेन्स द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाट 5 डी ऑर्बिटल्स व्हेन अ लिगेंड अप्रोच नियर इट। ये तो आपको थियरी का बेस पता चला, लेकिन ये 5 शेप्स है क्या? ये 5 डी ऑर्बिटल्स के शेप क्या है? ये देखो, डी एक्स वाई में एक्स और वाई बना दो एक्सिस, बीच में उसको बनाना आपको लोब्स को, ठीक है। डी वाई जेड, वाई और जेड के बीच में लोब्स बनाने, और डी एक्स जेड, एक्स और जेड के बीच में लोब। तो ये ड्रॉ करने आपको, मतलब 11th के हिसाब से आना चाहिए, अभी तो समझो सिर्फ। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर स्टूडेंट्स बिल्कुल इस एक्सिस पे होगा। रुक जा, नहीं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बिल्कुल एक्सिस पे होगा, यानी कि एक्स और वाई एक्स पे। इसको क्या बोलते हैं? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, समझे? इसीलिए इसको डी एक्स स्क्वायर। बिल्कुल जो लोब्स है कहाँ पे हैं? आर अलोंग एक्सिस। इसको क्या कहते हैं? ये दोनों को क्या कहेंगे? यहाँ ये वाला भी बताऊँ मैं, ये डी जेड स्क्वायर है। डी जेड स्क्वायर कैसे होगा? ऐसे होगा, देखो, एक ऐसे होगा एक्स एक्सिस, एक इसके अगल बगल ऐसे घूमेगा, समझे? तो ये दोनों अलोंग दी एक्सिस है, ये दोनों ऑर्बिटल डी एक्स, इसको रट लो, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर आर अलोंग दी एक्सिस। तो ये क्या है मैम? ये दीज आर बिटवीन दी एक्सिस, दीज आर लोब्स आर बिटवीन। तुमको मैंने ड्रॉ करके भी बिता, अच्छे से ड्रॉ करना, सही से ड्रॉ कर लो आप लोग, ठीक है। आप लोग सही, अभी मैंने डायग्राम दिखाया था ना, सही बात। नहीं आता है तो 11th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक खोलो, एटॉमिक स्ट्रक्चर में जाओ, वहाँ पे सारे डी ऑर्बिटल्स के शेप्स दिए हैं, पढ़ लो पहले। इसीलिए मुझे बेस पढ़ाना पड़ता है, जबकि ये सब मेरे पढ़ाने के लिए नहीं है, ये सब आपको आना चाहिए। लोब्स आर बिटवीन दी एक्सिस। तो बताओ कौन से लोब्स बिटवीन दी एक्सिस हैं? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड है। कौन से लोब्स अलोंग दी एक्सिस हैं? डी एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अलोंग दी एक्सिस, बिटवीन दी एक्सिस, अलोंग दी एक्सिस, बिटवीन दी एक्सिस, याद।
अब मैंने तुम्हें फर्स्ट बात क्या बताई कि लिगैंड इनको आके अटैक करने वाले, इन्हीं को आके अटैक करेंगे ना, तो या तो वो अलोंग द एक्सिस अटैक करेंगे या तो वो बिटवीन द एक्सिस करेंगे, ठीक है। या तो वो अलोंग द एक्सिस भी कर सकते हैं, बिटवीन द, जहाँ भी करेंगे वो ऊपर जाएगा। अगर अलोंग द एक्सिस करेंगे तो ये तीनों ऊपर जाएंगे, ये तीनों ऊपर को जाएंगे, क्योंकि हम जब डायग्राम दिखाते हैं तो हमने क्या कहा था, डायग्राम से ऐसे दिखाया था। यहाँ पे देखो 2 ऊपर गए 3 नीचे गए, तो 3 कौन होते हैं हमेशा, T2G, इनको कहते हैं T2G ऑर्बिटल। अब उसका भी मैं फुल फॉर्म बताऊंगी, ओके, इसका भी मैं फुल फॉर्म बताऊंगी T2G का फुल फॉर्म क्या है। और इनको कहते हैं हम EG, AG, OG, LOG, SUNOG नहीं, इन तीनों ऑर्बिटल्स को हम कहते हैं T2G, ट्रिपलेट है ना ये, इसलिए T स्टैंड फॉर ट्रिपलेट। और इनको कहते हैं हम EG। अगर अलोंग द एक्सिस आया लिगैंड तो कौन सा वाला ऊपर जाएगा, ये 2 ऊपर जाएंगे, EG वाले ऊपर जाएंगे, लॉजिक है ना, जिसके पास आएगा वो एक्साइड होकर ऊपर जाएगा बस। और जिसके पास आया, अब तुम्हें ये पता होना चाहिए मैम किसके पास कब आता है, और कॉम्प्लेक्स भी तो मैम कभी टेट्राहेड्रल होते हैं कभी ऑक्टाहेड्रल होते हैं, तो दोनों केसेस में मैं पढ़ाऊंगी। तो पहला पॉइंट समझिए, इफ लिगैंड अप्रोचेस सेंट्रल मेटल एटम इन अ सिमेट्रिकल वे इज डी ऑर्बिटल रिमेन डीजेनरेटेड। अगर लिगैंड सिमेट्रिकल वे है तो डीजेनरेटेड ही रहेगा, लेकिन कभी इसके पास आया या कभी इसके पास आया, तब वो जो जिसके पास आया अलोंग द एक्सिस आया तो अलोंग द एक्सिस वाले ऑर्बिटल ऊपर भागेंगे, EG वाले। अगर इसके पास आएंगे, इसके पास लिगैंड अगर ऐसे अप्रोच करेंगे इसके पास, ये क्या होता है बिटवीन दी एक्सिस, तो T2G वाले ऊपर जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है। तो बट इन मोस्ट ऑफ द केस देयर इज एन अनसिमेट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय लिगेंड्स ऑन द सेंट्रल मेटल causes the loss of degeneration, splitting the d orbital। तो d orbital क्यों स्प्लिट होता है, कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्योंकि वो अनसिमेट्रिकल वे से लिगैंड आ रहा है, और जहाँ पे जिसको वो ज़्यादा एनर्जी दे रहा है वो उछल के ऊपर चला जा रहा है, जिसको नहीं दे रहा वो नीचे रह रहा है। तो कैसे हमें पता चलेगा जहाँ से लिगैंड आ रहा है कि बिटवीन द एक्सिस आ रहा है कि अलोंग द एक्सिस। अब बिटवीन द एक्सिस वाले कौन कौन से ऑर्बिटल्स हैं, DXY, DYZ, DXS, ये लोग बिटवीन द एक्सिस हैं। और कौन से वाले नहीं हैं अलोंग द एक्सिस, कौन DX² माइनस। तो ये चीज़ क्लियर हो गई, क्रिस्टल क्लियर। ओके, आगे बढ़े। तो स्टूडेंट, अब मैंने जैसे कहा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स भी होता है, ऑक्टाहेड्रल भी होता है, राइट। अब मुझे बताइए, इस डायग्राम को गौर से देखिए, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लोब्स आर बिटवीन एक्सिस, ये रटना होगा। लिगेंड्स अप्रोचेस बिटवीन एक्सिस। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कौन 3 डिजेनरेट ऊपर होंगे, T2G ऊपर जाएंगे और EG नीचे रहेंगे। लेकिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड्स अप्रोच करते हैं, कहाँ अप्रोच कर रहे हैं, देखो कहाँ अप्रोच कर रहे हैं, ये देखो, ये लिगेंड है, ये पिंक कलर है ना, ये दिखा रहा है लिगेंड्स है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लोब्स आर बिटवीन एक्सिस और लिगेंड्स आल्सो अप्रोचेस बिटवीन एक्सिस। देखो बिटवीन एक्सिस अप्रोच कर रहे हैं, यस और नो, लिगेंड्स बिटवीन एक्सिस अप्रोच कर रहे हैं। तो ऑर्बिटल्स ब्रेक कैसे होगा स्टूडेंट्स, ये देखो, ये है तुम्हारा ऑर्बिटल डायग्राम, ये है तुम्हारे 5 डीजेनरेट डी ऑर्बिटल। 5 में से पहले लिगेंड स्टार्ट यहाँ से होता है, तो ये 2 ऊपर गए, यानी कि कौन से 2 ऊपर गए, ये कौन सा वाला केस होगा, ये 2 EG वाले ऊपर गए। और EG वाले हमेशा किसके ऊपर जाते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के। क्यों, क्योंकि लिगैंड्स अप्रोचेस अलोंग द एक्सिस विच आर द 2 ऑर्बिटल DX² माइनस Y²। ठीक है, इसमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कौन ऊपर जा रहा है, देखिए ये वाला केस, ये देखिए ये कौन सा वाला केस है, अमोनिया लिगेंड आया, 5D ऑर्बिटल्स को स्प्लिट अप किया, एवरेज एनर्जी पे पहुंच गया। जब वहाँ पहुँचते हैं DXY, DYZ, DXZ ऊपर गया, यानी कि बिटवीन दी एक्सिस। लिगेंड किस में अप्रोच होते हैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। इसीलिए ये 3 वाले ऑर्बिटल ऊपर को निकल गए, बाकी के DX² माइनस Y² वाला और DZ² वाला EG जो हमारा है वो नीचे रहता है। लेकिन ये T2G EG वाला केस है क्या मैम, ये सब है क्या, ये सब चक्करबाजी है क्या। खैर स्टूडेंट्स, ये चक्करबाजी मैं समझाती हूँ, परेशान मत हो तुम लोग, परेशान होने वाली बात नहीं है। जैसे मैंने कहा लिगेंड्स यहाँ से स्टार्ट होता है। इनफैक्ट मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ आप लोगों को खुद से, मुझे एक स्केल दे दीजिए, ठीक है। अब ये तुम्हारा, एक मिनट,
देखो इस केस में यहाँ पे डी ऑर्बिटल्स इन फ्री मेटल आयन है, एवरेज एनर्जी पहले वो यहाँ पे पहले पहुँचा दो 5d ऑर्बिटल। देखो इसको स्टूडेंट्स आप गोला बनाओ, स्क्वायर बनाओ, आपके ऊपर है। बहुत से ना वो ऐसे दिखाते हैं, 5d को ऐसे भी दिखा सकते हैं ना, तो गोला इधर दिखाया गया है, कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे भी स्क्वायर भी फॉर्म में दिखा सकते हैं। लेकिन मकसद क्या पूरा होना है, 2 ऑर्बिटल है, एक है dx² - y dz², तो ये कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा, स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। ये दिख नहीं रहा है, मैं लिख देती हूँ, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं, स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स। किसको दिखा रहे हैं, स्प्लिटिंग ऑफ 3 ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। और ऑक्टाहेड्रल मैंने कहा लिगेंड्स कहाँ से अप्रोच करते हैं, बिटवीन या अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस। कहाँ होता है, लिगेंड्स अप्रोच किसको, सेंट्रल मेटल एटम अलोंग द एक्सिस। इसीलिए ये जो 2 ऊपर गए हैं वो हमारे Eg हैं, नीचे वाले T2G हैं। अब यहाँ पे उल्टा कैसे, स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, अब मैं दिखा रही हूँ किस में, जल्दी बताइए, d ऑर्बिटल्स, कौन सा कॉम्प्लेक्स है, इन हाँ ये ऑक्टाहेड्रल था, सॉरी ये टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल में कहाँ अप्रोच किया जाता है, चेक कर लो, लगा दो, कहाँ की अप्रोच होता है, देखो यहाँ पे था ऑक्टाहेड्रल में अलोंग द एक्सिस था, है ना, ये बिटवीन द एक्सिस, लिगेंड्स अप्रोच द सेंट्रल मेटल एटम बिटवीन द एक्सिस। तो कौन से वाले ऊपर जाएंगे भाई साहब, dxy dyz और dz, ठीक है, और ये वाले नीचे रह जाएंगे, dx² - y² और dz² नीचे रह जाएंगे। समझ में आएगा, इनको जॉइंट करके बनाओ, खोल के मत बनाओ, बनाना सीखो। ये नहीं बना पा रहे हो तो वो बनाओ, क्या कहते हैं ऐसा वाला, 3 4 1 2 3 4 5, फिर 3 को ऊपर दिखाओ, 2 को नीचे दिखाओ, ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया, ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है और टेट्राहेड्रल में क्या होता है, ठीक है, समझ में आया मैम। अब स्टूडेंट्स इसमें इतनी बात नहीं होती, इसमें और कुछ बातें, क्या बातें हैं, तो मैम ये क्या है, ये एवरेज एनर्जी बीच में दिखाते हैं जिसको हम डेल्टा टी बोलते हैं, और उसको हम कहते हैं बेरी सेंटर। क्या कहते हैं, बेरी सेंटर। क्या कहते हैं, बेरी सेंटर, ठीक है मैम, बेरी सेंटर तो समझ में आया। लेकिन यहाँ देखो स्टूडेंट्स, ये जो पूरा जो ये स्प्लिट हुआ है, डी ये ऑर्बिटल स्प्लिट हुए हैं ना, ये जो ऑर्बिटल स्प्लिट हुए हैं, इस एनर्जी को हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जिसको हम डेल्टा नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा नॉट से। ओके, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी CFSE, ठीक है। अब मुझे बताओ, क्योंकि 5 ऑर्बिटल में से, यहाँ पे बेसिक मैथमेटिक करनी है आपको, 5 में से 3 ऑर्बिटल नीचे रह गए, 2 ऊपर गए, इसलिए 2/5 लेना है, और 2/5 की वैल्यू तुम्हें यहाँ लिखनी है, विच इज़ इक्वल टू 2/5 कितना होता है, -0.6 डेल्टा लिखना है आपको, ये इसका सिंबल है। ऊपर कितने गए, इस केस में 2/5 ना, तो 2/5 नहीं, ये इस केस में देखना 3/5 कितना होगा, जल्दी बताइए, 3/5 डिवीजन करो। अरे 3/5 -0.6 है, ठीक है, यहाँ पे 0.6 नहीं आ रहा था, वो 2/, अब यहाँ पे बताओ ये 2/5 है, ये 3/5 है, सॉरी क्यों मैम, यहाँ तो 2 ऑर्बिटल नीचे हैं, 3 ऊपर गए, तो कैलकुलेशन ऐसी ही करनी है आप, जो ऊपर गए उनको /5 करना है, ये याद रखना है। और इतना रटने की ज़रूरत नहीं, ये वैल्यू रट लो या ये रट लो, दोनों में से एक रटो, माइनस रटने वाली भी बात नहीं है, डिवाइड करके देख लो, 3 में से 5 ऊपर गए, इसीलिए ये 0.6 आया, वैल्यू कैलकुलेट करके देख लो। 2 में से 5, 2 नीचे रह गए, 2 नीचे रह गए, 3 ऊपर गए, तो 2/5 कितनी आएगी वैल्यू, क्योंकि ये ऊपर गया इसको प्लस साइन देते हैं, क्योंकि ये नीचे इसको माइनस साइन। अब ये मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, इसको प्लस क्यों दिया, इसको क्योंकि ये ऊपर गया इसको प्लस 0.4, इतनी एनर्जी जो है, मतलब इतना वाला पार्ट प्लस 0.4 है, इतना वाला पार्ट की एनर्जी 0.6 है, ठीक है। अब इसको याद रखना, जब भी हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के T2G की जगह इसको T2 बोलते हैं, G भूल जाते हैं, और इसको EG की जगह E लिखते हैं, और इस केस में हम इसको T2 ऊपर वाले EG गया है ना, EG, अब ये T2G, यहाँ पे T2G EG, वहाँ पे G भूल जाओ, बस इतना याद रखना, इतना याद रखना।
जाएगी। 3 ऑर्बिटल्स को ट्रिपलेट बोलते हैं, उसका फुल फॉर्म मैं अभी बता रही हूँ आप लोग को। तो वापस से मैं एक बार रिवीजन करवा दूँ। ये जो 5 ऑर्बिटल्स हैं अपने डीजेनरेसी लूज करके इस तरीके से ऊपर नीचे चले जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मैंने क्या कहा था, T2G बोलते हैं। T2G बोलते हैं। T2G का फुल फॉर्म है ट्रिपली डीजेनरेटेड ऑर्बिटल, क्योंकि 3 डीजेनरेट हो। और EG का फुल फॉर्म है इवनली डीजेनरेटेड ऑर्बिटल, T2G EG, T2G EG। क्या बोला मैंने, T2G EG। लेकिन कब मैंने कहा कि जब तीन ऑर्बिटल्स ऊपर को जाए और 2 ऑर्बिटल्स नीचे को जाए तब वो केस क्या हो जाता है, T2 और ये कब होता है, किसके एनर्जी 3 ऊपर कब जाता है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ना, भूल गए क्या तुम लोग, CFT फॉर टेट्राहेड्रल में इसको T2 बोलना, T2G मत बोलना, ठीक है, याद रखना। और ऑक्टाहेड्रल में T2G बोल दो, EG बोल दो। फुल फॉर्म क्या है T2G का, ये सब आएगा नहीं एग्जाम में, सिर्फ ये समझने के लिए है। DXY डिवाइजर DZX T2G या ट्रिपली डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं, और इवनली डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स हमारे क्या है, DX² माइनस Y² है, और DZ²। ड्राइंग ऐसे बना, ये एक्सियल ऑर्बिटल्स है। एक्सियल ऑर्बिटल्स में कौन लिगेंड्स कब अप्रोच करते हैं, कौन से वाले लिगेंड्स अप्रोच करते हैं, लिगेंड्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड्स अप्रोच एक्सियली और वाइस वर्सा यहाँ पे इन वर्ड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। लिगेंड्स कहाँ किसको अप्रोच करते हैं, लिगेंड्स सेंट्रल मेटल है, ये तो मैंने लिखा ही नहीं। लिगेंड्स अप्रोच सेंट्रल मेटल एटम एक्सियली और बिटवीन लोब्स, बिटवीन या नॉन एक्सियल ऑर्बिटल, ऑन द नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। समझे, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया, ठीक है। अब हो ही गया क्रिस्टल क्लियर, तो ये हम 1 by 1 कहते हैं। स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, ठीक है ना। अभी मैंने टेट्राहेड्रल का बता दिया था, फिर भी मैं वापस से बताऊंगी, ठीक है। वो मैंने दोनों को कंपेयर करके बताया था। अब ये मेंटल है, एक ऑक्टाहेड्रल का डायग्राम कैसा होता है, मेटल बीच में, ठीक है, 4 पोजीशन तो वही, और ये पोजीशन है ना, हर पोजीशन के बीच में आपको क्या दिख रहा है, 90 डिग्री, ठीक है। और ये हो गए लिगेंड्स अप्रोच, लिगेंड्स नहीं, इनकमिंग लिगेंड्स कहीं से भी अप्रोच कर सकता है, डिपेंड है। तो ये मेटल है, ठीक है, ये डायग्राम है। अब ऑल लिगेंड्स अटैचिंग ऑन द एक्सियल पार्ट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो एक्सियल पार्ट कौन सा है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सियल, एक्सिस, एक्सियल मतलब एक्सिस पे, याद रखो, ठीक है। अब ये देखो, ये डायग्राम आपको बनाना है CFSC का, क्रिस्टल फील्ड, यानी कि मैंने कहा गोला भी बनाओ, बक्सा भी बना सकते, बक्सा वाला दिखा रहे हैं हम, ऐसे वाले ऑर्बिटल्स भी बना सकते हैं। पहले यहाँ से यहाँ लेकर जाओ इनको, डी ऑर्बिटल जो आइसोलेटेड है, अब ये एक्साइटेड फेज में यहाँ पहुँच जाता है, फिर ये स्प्लिट होता है, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको बनाना है, बीच में बेरी सेंटर बनाना है, बीच में बेरी सेंटर बनाओ, जिसकी एनर्जी आप लोग को 0 रखनी है। जो ऑर्बिटल्स T2G नीचे गए, T2G नीचे गए, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अलोंग दी एक्सिस आ रहा है, इसी वजह से DXY माइनस Y² और DZ² ऊपर चले गए, उनको हम EG कहते हैं। ये वाले ऑर्बिटल्स को EG कहते हैं, ये वाले ऑर्बिटल को T2G कहते हैं। अब EG ऊपर इसलिए गए क्योंकि एक्सियली आ रहा है, लिगेंड्स जो है एक्सियली अप्रोच कर रहा है, इसीलिए ये एक्साइटेड होके ऊपर गए, ये अब क्योंकि 2 ऊपर गए तो 3/5 करना है, अगर 3 ऊपर होते हैं तो 2/5, इतना याद रखो तुम लोग, ज़्यादा दिमाग मत चढ़ो, ठीक है। 2 ऊपर गए, और क्योंकि ऊपर गए तो प्लस लेना, नीचे जो गया है उसको माइनस लेना, और अगर उस डायग्राम में 3 ऊपर गए तो 2/5 देना, लेकिन कैलकुलेशन उतना ही आएगा, 3/5 प्लस 0.6 होगा और 2/5 माइनस 0. ओके, और बेरी सेंटर पे एनर्जी 0 होती है, ठीक है। इतना याद, ये डायग्राम रट लो, इसको बनाना है क्योंकि इसी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फील करने हैं, ठीक है। जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है वो 0 क्यों होता है, वो कैलकुलेशन यहाँ दिखाया गया है, ठीक है। फॉर्मूला वाइज यहाँ से कैलकुलेशन दिखाया गया, जो कि कैलकुलेशन तुम्हें आएगा नहीं, ठीक है। 0.6 जो वैल्यू है, 2 ऊपर गए तो इंटू 2 किया, 0.4 वैल्यू 3 नीचे है तो इंटू किया, दोनों का आप इंटू कर लो, 0.6 इंटू 2 कितना हुआ, 1.2, 0.4 इंटू 3 कितना हुआ, 1.2, दोनों को माइनस करो, 0 आया, वैल्यू 0। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या बेरी सेंटर पे जो वैल्यू है 0 कैसे आया मैंने बताया, ओके।
अब ये जो डिस्टेंस है ना स्टूडेंट्स, कभी ये बहुत दूर हो जाते हैं, कभी ये करीब रहते हैं। ये कैसे मैम? कभी कभी ये बहुत दूर जाते हैं एकदम, कभी कभी करीब रहते हैं। डिपेंड्स ऑन द लिगैंड। अगर लिगैंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो ये दोनों को इतना दूर कर देगा क्योंकि ताकत ज़्यादा है उसके पास। अगर वीक फील्ड लिगैंड है तो ये इसको करीब रखेगा। अब क्योंकि ये ऑर्बिटल्स है, इसमें मैं इलेक्ट्रॉन्स फील करने वाली हूँ। अब मुझे बताओ, ये जो इलेक्ट्रॉन मैं फील करती हूँ ना, पेयर करके भी फील करती हूँ या हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी से पहले सिंगल सिंगल रखती हूँ फिर उसको पेयरिंग करती हूँ, है ना? पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरती हूँ फिर पेयरिंग करती हूँ, ये सुनो। लेकिन कहानी में ट्विस्ट, क्या ट्विस्ट? अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है और दोनों दूर हैं, ऑक्टाहेड्रल जंक्शंस में अक्सर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड का ज़्यादा रोल रहता है, तो दूर हो जाए तो पेयरिंग एनर्जी बहुत नहीं लग जाएगी कि कम लग जाएगी? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होगी दूर होने से और पेयरिंग एनर्जी कम होगी, तो पहले पेयरिंग होगी। लेकिन अगर दूसरा केस आया कि ये इधर है, थोड़ा करीब है, ये करीब है, क्रिस्टल फील्ड एनर्जी एनर्जी कम है और पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है। पेयरिंग एनर्जी को पी लिखो, पेयर करने की एनर्जी ज़्यादा, तो वो ससरा हंस रूल को भूल के इधर इलेक्ट्रॉन भर के फिर ऊपर कूद जाएगा। इस केस में नहीं, जब ये थोड़ी नज़दीक हो, क्योंकि पेयर करने के लिए एनर्जी ज़्यादा लग रही, ना कि ऊपर कूदने के लिए। तो वो सोचता है भैया मैं पेयर नहीं करूँगा, चलो ऊपर जगह मिल रही है, घुस जाओ ऊपर। ये 2 पॉइंट याद रखना है। क्या याद रखना है? कि लिगैंड्स के ऊपर डिपेंड होता है कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, क्योंकि उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि ये दोनों ऑर्बिटल कितने दूर या कितने पास हैं। तो लिगैंड वीक फील्ड भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड भी हो सकता है। लेकिन मैम अब हम लोग याद कैसे करें कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, कौन वीक फील्ड लिगैंड है? वो सब मैं बताऊँगी, उसका टेंशन मत लो। तो जैसे मैंने ये जो नोट्स लिखे हैं ये आप लोग लिखते हैं। डिपेंड स्प्लिटिंग ऑफ CFC, तो CFC कितना दूर जा रहा है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डिपेंड्स अपॉन स्ट्रॉन्ग लिगैंड एंड वीक लिगैंड। अगर स्ट्रॉन्ग लिगैंड हो तो स्प्लिटिंग ज़्यादा हो जाएगी, CFC ज़्यादा रहेगी कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी। CFC पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा रहेगी, तो क्या नहीं फॉलो होगा? क्या फॉलो होगा, क्या नहीं फॉलो होगा? CFC के केस में क्या फॉलो होने वाला है? पेयरिंग एनर्जी कम है ना, तो पेयरिंग होगी, हंस रूल फॉलो होगा। और जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्योंकि नीचे वाले इलेक्ट्रॉन ही भरे। इस केस में ये देखो, ये पॉइंट जो मैं लिखी हूँ ना, बहुत की पॉइंट्स है, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो। फिर ये जो पॉइंट भी याद रखना, वीक फील्ड लिगैंड है, ज़्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी नहीं है, तो वो सोचता है अरे ऊपर जगह मिल रही, कूद जाओ, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी यहाँ पे स्प्लिटिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी से ज़्यादा। तो वो सोचता है पेयरिंग करने के चक्कर में मैं एनर्जी क्यों बर्बाद करूँ, ऊपर के पाले में ना चढ़ जाऊँ, है ना? समझ में आया? ये वाले हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। देन तो पेयरिंग एनर्जी क्या होता है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर एन इलेक्ट्रॉन। तो इन द केस 1 क्या ज़्यादा था? केस 1 में CFC ज़्यादा थी पेयरिंग एनर्जी से, इसी वजह से लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बने और पेयरिंग हुई, ऊपर नहीं गया इलेक्ट्रॉन। इस केस में क्या हुआ स्टूडेंट्स? ये चल रहा है ना? हाँ, लो। हाँ, तो इस केस में T2G नीचे था, EG ऊपर था। इस केस में भी T2G नीचे, EG ऊपर है। केस वो नहीं बता रही, ये बता रही ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बना, ये हाई स्पिन, क्योंकि यहाँ पे CFC की एनर्जी कम है कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है। समझ में आया? ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ये लो। ऐसे वर्ड याद रखो, स्ट्रॉन्ग लिगैंड तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, स्ट्रॉन्ग वीक, या ऐसे स्ट्रॉन्ग लो। स्ट्रॉन्ग के लिए लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, वीक के लिए हाई स्पिन का, ये रट लो 10 बार। स्ट्रॉन्ग लिगैंड हो तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे, वीक लिगैंड हो तो हाई स्पिन। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग में चले जाएंगे, पेयरिंग एनर्जी इसकी कम होगी, पेयरिंग एनर्जी कम होगी, नहीं सॉरी, क्रिस्टल फील्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, पेयरिंग एनर्जी कम होगी, इसलिए तो पेयरिंग करना। ठीक है, यहाँ पे उसका वाइस वर्सा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? हो गया, अच्छे से हो गया, वेरी गुड। आगे बढ़ें। तो जैसे मैंने कहा कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड है, कौन वीक फील्ड है, कैसे पता चलेगा मैम? इसके लिए तो आप महान हो, आप निमोनिक्स देती हो, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम पढ़ेंगे। तो व्हेन लिगैंड्स आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्प्लिटिंग कॉजेज, हाँ कि स्प्लिटिंग मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्ट्रेंथ, द सीरीज इज कॉल्ड
स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सो व्हाट इज, वो पेज कहाँ गया वो होल वाला, तुमने लिखा द डेफिनेशन। सो दिस इज योर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, दिस इज योर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मैंने होल वाला पेज वाला स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाला नहीं होगा, कोई बात नहीं। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को डिफाइन क्या करना है, बोलो। ये देखो, लिगेंड्स आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्ट्रेंथ। मतलब सबसे वीक कौन हुआ, I-, सबसे स्ट्रॉन्ग क्या हुआ, CO। तो मैम याद कैसे करें, और उनमें भी याद रखना है यहाँ से I- से पानी तक, यहाँ से यहाँ तक वीक फील्ड लिगैंड बनेगा, और यहाँ से यहाँ तक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड बनेंगे। तो मैम याद कैसे करें, इसको निमोनिक दे दीजिए, लो निमोनिक, वीक फील्ड लिगैंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड की लिस्ट मैंने दिए हैं, और निमोनिक के साथ। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ना आपकी स्कूल की टीचर देगी, ना कहीं मिलेगा। तो आप लोग प्लीज़ मुझसे पढ़ लो। देखो बोलो, एक बार सचिन, बोलो, एक बार सचिन क्लास से फरार क्लास से फरार और ऑक्सलेट का पानी से प्यार। बोलो, और ऑक्सीडेट का पानी से वापस से प्यार। बोलो, एक बार सचिन एक बार सचिन क्लास से फरार और ऑक्सलेट का पानी से प्यार। तो एक होगा आयोडीन, बी होगा ब्रोमीन, सचिन होगा SCN, क्लास होगा Cl, से होगा S2 माइनस आयन। ये सब आयन्स हैं, ये सब I माइनस Br माइनस Cn माइनस Cl माइनस, ये सब आयन्स हैं। फिर F माइनस फरार F माइनस OH, और तो थोड़ा लॉजिक लगाना हो, ऑक्सलेट से का पानी से प्यार, तो ऑक्सलेट और पानी। डन, ऑल दीज आर व्हाट, वीक फील्ड लिगैंड। ये क्या करेंगे, दोनों जो स्प्लिटिंग, जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को, वीक फील्ड है ना तो कम रखेंगे आप, मतलब जो ऑर्बिटल्स को ज़्यादा दूरी पे नहीं है, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होगी, क्रिस्टल फील्ड एनर्जी कम होगी वीक फील्ड लिगैंड के केस में। और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, नहीं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, वीक यानी कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, वीक लिगेंड्स यानी कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और स्ट्रॉन्ग यानी कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ये मैंने बारे बार, निमोनिक है ये भी, वीक का लो, वीक का हाई और स्ट्रॉन्ग का लो। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड की निमोनिक बताओ मैम, चलो बोलो। नाचते हुए उड़ता अमोनिया, नाचते हुए उड़ता अमोनिया इन नॉर्थ कनाडा एंड कोलंबो में मिला, इन नॉर्थ कनाडा एंड कोलंबो में मिला। नाचते से NCS, उड़ता से EDTA, अमोनिया से NH3 आयन, EN से इन से EN, नॉर्थ NO2 माइनस, CN कनाडा और CO कोलंबो। तो ऐसे स्टूडेंट्स अब कैसे भी करके याद करो, CN यहाँ पे है ना, है तो वापस बोलो, वीक फील्ड लिगैंड का निमोनिक, एक बार सचिन क्लास से फरार और ऑक्सलेट का पानी से प्यार। ये सब लिख लो जो मैं दे रही हूँ, फिर आप लोगों को ये नोट्स नहीं रहेंगे। देखो केमिस्ट्री में प्लीज़ नोट्स रेडी रखो। नाचते हुए उड़ता अमोनिया इन नॉर्थ कनाडा एंड कोलंबो में मिला। डन, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स दोनों का एक मैंने समझा दिया। डन 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 डन। तो ये तुम्हारा है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इन द इंक्री, मतलब व्हेन लिगेंड्स आर अरेंज इन द, डेफिनेशन भी आ सकता है व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, व्हेन द लिगेंड्स आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्ट्रेंथ, सो द सीरीज इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एक और निमिक है, निमोनिक है CNOH, यानी कि कोई नहीं है, ये ज़्यादा करके क्या होता है हेलोजेंस, कोई हेलोजेंस और CNO, ये सारे क्या हैं, क्या है हेलोजेंस, और ये सब वीक फील्ड लिगैंड्स। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स क्या है, देखो ऐसे याद मत रखो, CNO ये वीक फील्ड लिगैंड नहीं है, हेलोजेंस वीक फील्ड लिगैंड है इंक्रीजिंग ऑर्डर में ना, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड डिपेंड्स ऑन द डोनर एटम, हमेशा याद रखना। तो CO में C डोनर है, NO में N डोनर है ना, और O डोनर। तो जो C जब भी डोनर होंगे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स होंगे। तो यहाँ पे तो देखो मैं एक तो निमोनिक दी हूँ, ये दी हूँ, जो आपको समझना है वैसे समझो। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जिस तरीके से आप लोग को बेटर लगता है याद कर सकते हैं वैसे याद करो, हमें कोई मसला नहीं है। जिस तरीके से आप लोगों को याद करना है उस तरीके से आप लोग याद करिए, ठीक है।
तो इस तरीके के एग्जाम में आप लोगों को समझ आएंगे। या आपके बुक में भी एक और ये इस टाइप का भी डायग्राम दिया है। यहाँ पे देखो स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल फील्ड दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे बेरी सेंटर बनाते हैं, ये डेल्टा ओ, ईजी ऊपर है, T2G नीचे है, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल। और टेट्राहेड्रल में वापस मैं बता रही हूँ, एनर्जी दिखाओ डी ऑर्बिटल्स ऑफ फ्री इन फ्री मेटल एटम, फिर एवरेज एनर्जी ऊपर उसको थोड़ा चढ़ा दो, फिर बेरी सेंटर बनाओ। यहाँ में से दो में से मतलब 3 ऊपर है 2 नीचे है, तो इसको +2/5 3/5 होगा माइनस, एक्चुअली ये माइनस लिखना है, ये प्लस लिखा है ना, लिखा नहीं है, लिख दो आप लोग, आपको तो मैंने पढ़ाया है ना। ये डेल्टा टी है, T2 और Eg, यहाँ पे G हटाना है आपको। टेट्राहेड्रल के केस में G हटा दो, T2G को सिर्फ T2 लिखो और E को E लिखो, Eg को E लिखो, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, नेचर ऑफ द लिगैंड, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल एटम, नेचर ऑफ द मेटल आयन, ज्योमेट्री ऑफ द कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। एक बार 1 by 1 एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, लिगैंड्स विच ओनली कॉज डी वैल्यूज आर स्मॉल, हाँ, the ligands which cause only delta values are called weak field ligands, and those which cause large d values are called strong field ligands। ये तो मैंने अभी बोला था, अरेंज इन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये तो नेचर ऑफ लिगैंड समझ में आ गया आप लोगों को। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल आयन क्या है मैम? देखो, हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल, लार्जर द वैल्यू ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। नेचर ऑफ द मेटल आयन, द एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, ट्रांजिशन पता है ना, डी ब्लॉक एलिमेंट, हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस देन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, क्योंकि जो फर्स्ट ट्रांजिशन का ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होता है कंपेयर टू सेकेंड एंड थर्ड सीरीज। तो ज्योमेट्री ऑफ द कोऑर्डिनेशन एंटाइटी ऑफ वैल्यू फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज नियरली 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ द ऑक्टाहेड्रल ट्रांजिशन। यानी कि इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है, जो भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के जो क्रिस्टल फील्ड उसकी स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू होगी ना, इज़ नियरली 50% वैल्यू ऑफ ऑक्टाहेड्रल का, उसकी 50% है। तो इतना आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, बस याद रखना है। अब कलर की बात करो, देखो याद रखना, ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना, कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी एक विजिबल लाइट उनके ऊपर गिरता है ऑन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल गेट प्रोमोटेड टू हायर एनर्जी लेवल। हमेशा याद रखो, जब भी कोई लो से हाई जाता है तो वापस नीचे आता है, तो वापस नीचे आता है इन केस में वो एब्जॉर्प्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक लाइट, मतलब लेवल ड्यू टू हाई एनर्जी, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ और कलर। दिस वेवलेंथ इज ऑब्जॉर्ब्ड लाइट डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी डिफरेंस ऑफ द 2 लेवल, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा है तो वो एब्जॉर्ब कर रहा है, एनर्जी डिफरेंस आ गया 2 लेवल में, कलर एब्जॉर्ब हो गया। रेस्ट ऑफ द लाइट, ये हम लोग ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ा है कि कैसे कलर्ड कंपाउंड्स बनते हैं। रेस्ट ऑफ द लाइट्स गेट ट्रांसमिटेड, द ट्रांसमिटेड लाइट हैज़ अ कलर। कैसे? जैसे मैंने नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से फिर नीचे आ रहा है, तो कुछ ट्रांसमिट हो गया, कुछ वेव्स रेडिएशंस हमको जो दिखते हैं ना, वो कलर दिखता है। फिर जो ट्रांसमिट हो रहा है रेडिएशन, वो हमें कलर के फॉर्म में दिख रहा है। देयरफॉर द कलर ऑफ द कंपाउंड अपीयर्स टू बी ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री कलर। व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स? प्लीज़ कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स नहीं मालूम तो पढ़ लो। जो कलर्स एब्जॉर्ब होते हैं वो कलर शो नहीं करते हैं, उसका कॉम्प्लीमेंट्री शो करते हैं। ये मैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आप लोगों को पढ़ाऊंगी, व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री कलर। द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फॉर्म ऑफ 1d लेवल टू अनदर लेवल इज कॉल्ड dd ट्रांजिशन। तो dd ट्रांजिशन हो रहा है कि नहीं, इस वजह से कलर, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलो, dd ट्रांजिशन की वजह से देयर इज कलर शोन इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। तो एब्जॉर्ब लाइट कौन सा है? हाँ, यहाँ पे दिया है, देखो एब्जॉर्ब अगर IR लाइट है, इंफ्रारेड, तो ट्रांसमिटेड लाइट विल बी वाइट, समझे। एब्जॉर्ब अलग होता है, ट्रांसमिट अलग होता है। अगर ब्लू ग्रीन एब्जॉर्ब है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री, अच्छा यहाँ दिया है स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट्री का टेबल, तो ये पढ़ लो। अगर रेड एब्जॉर्ब हो रहा है तो ब्लू ग्रीन दिखेगा, ब्लू एब्जॉर्ब हो रहा है तो ऑरेंज दिखेगा, अगर ऑरेंज ऑब्जॉर्व हो रहा है तो ब्लू दिखेगा, इंडिगो ऑब्जर्व हो रहा है तो येलो दिखेगा, येलो ऑब्जर्व हो रहा है तो इंडिगो दिखेगा, ऑब्वियसली ना, और वैसा वैसा होता है। वायलेट ऑब्जर्व हो रहा है तो येलो ग्रीन दिखेगा, और येलो ग्रीन ऑब्जर्व हो रहा है तो वायलेट दिखेगा, यूवी ऑब्जर्व हो रहा है तो विटिश दिखेगा, ओके, और ग्रीन एब्जॉर्ब हो रहा है तो पर्पल दिखेगा। ये आप लोगों को ऐसे भी पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्या होते हैं। लिमिटेशंस क्या है क्रिस्टल फील्ड थियरी का, और इसके बाद मैं इलेक्ट्रॉन्स भरना भी सिखाऊंगी, पहले लिमिटेशंस कर ले। दिस थियरी अनेबल्स टू एक्सप्लेन द लार्ज एंड वीक स्प्लिटिंग नेचर। क्यों हो रहे हैं, कुछ वीक क्यों है, कुछ स्ट्रॉन्ग है, उसकी रीज़न नहीं दिए उन्होंने कहा ये वीक है ये स्ट्रॉन्ग है, उसका कोई रीज़न दिया नहीं दिया, तो ये एक लिमिटेशन हुआ। दिस थियरी रूल्स आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी पाई बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस। पाई बॉन्डिंग भी होते हैं, वो नहीं बताया इन्होंने, तो समझ में आया, ओके।
यहाँ तक कि आपको समझ में आया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे इसके कुछ क्वेश्चन आंसर कि कैसे हम इसमें इलेक्ट्रॉन भरे। सो स्टूडेंट्स, अब सम कैसे करें। जैसे CF2 फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आया तुम्हें, तो ऑक्टाहेड्रल में आप लोगों को पता है स्ट्रॉन्ग अगर लिगेंड आया तो क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स आए क्रिस्टल फिल एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाती है, +0.6 नीचे -0, और ऊपर EG होते हैं नीचे T2G होते हैं। ये तो पता है मैम, ओके, ये तो पता है। लेकिन अगर सम में आपको करना है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के सम करने हैं आपको पता है कि 2 ऑर्बिटल्स ऊपर जाने वाले हैं। आपको तो ये बात पता ही है कि 2 ऑर्बिटल्स ऊपर जाने वाले हैं। तो वो 2 ऑर्बिटल, जैसे अमोनिया लिगेंड आया और क्वेश्चन है कि Fe2+ मेटल, यहाँ पे Fe और अमोनिया है समझो, तो Fe सेंट्रल मेटल है समझो, तो इनकमिंग लिगेंड NH3 है। तो करना क्या है आपको, पहले सबसे पहला स्टेप वही करो, क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट उस कॉम्प्लेक्स का फाइंड आउट करो। जैसे ही ऑक्सीडेशन स्टेट पता चले फिर लिगेंड्स को भरना शुरू करो। लिगेंड्स को कैसे भरोगे आप लोग, यहाँ पे क्या है Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए, Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए। तो D में आप लोगों को पता है 6 होंगे, S में 2 होगा, आर्गन 3D6 और यही तो है ना 4s2, यही तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये सुनो, ऐसे तो इलेक्ट्रॉनिक 3D और 4s ना, 3D में 6 होंगे और 4s में 2 होंगे, तो 3D में 6 इलेक्ट्रॉन डाल दो। अब उनमें से क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, अलोंग द एक्सिस आ रहा है, तो जो अलोंग द एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स को ऊपर कर दो, dx² माइनस और dz², और नीचे वाला dxy यानी कि T2G को नीचे कर दो। अब क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ओके, तो तुम्हें पता होना चाहिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा है कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो रहे हैं, और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन रहा है। समझे क्या क्या बना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, T2G6 डायमैग्नेटिक इन नेचर क्योंकि पेयरिंग हो चुकी है, और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहीं पे भरे ऊपर नहीं गए। जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लो स्पिन, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ओके। वीक लिगेंड आया तो मैम, वीक फील्ड लिगेंड आया तो दोनों में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम होगी। इसी वजह से जो ऑर्बिटल तो वही होंगे EG और T2G, लेकिन पेयरिंग डिफरेंट होगा। पेयरिंग कैसे होगा, पहले 1 2 3 यहाँ पेयर होगी, 5 6, पहले 1 2 3 पेयर होगी, फिर ऊपर जाएगा। क्यों, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी से कम है। तो जब 5 हो गए तो सोचेगा छठा कहाँ डाले, फिर मजबूरी में आके यहाँ डालेगा। इस तरह करना है सम। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन T2G के कितने हैं, 4, EG के कितने हैं, 2। पैरामैग्नेटिक इन नेचर है, ये डायमैग्नेटिक इन नेचर था क्योंकि सब पेड से, यहाँ पे अनपेड हैं। ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स था क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था। ये वीक फील्ड लिगेंड है इसलिए हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चले गए इसलिए हाई। इजी बीजी, वेरी गुड। नेक्स्ट हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए कौन से ऑर्बिटल्स ऊपर जाते हैं, क्योंकि बिटवीन द एक्सिस लिगेंड आएंगे, तो बिटवीन द एक्सिस dxy dxz ऊपर जाएंगे। और ये वाला आप लोग रट लो, ये वाले तो मैंने बता दिया ना कैसे करना है, बीच में ऐसे एरो दिखा देना। अब इलेक्ट्रॉन्स, अब अमोनिया, अब यहाँ CO+2 है। देखो कोई भी तुम्हें कॉम्प्लेक्स दिया जाएगा, सारे स्टेप VBT जैसे करना है, तो सारे स्टेप्स वही करने हैं। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है कॉम्प्लेक्स का, सेंट्रल मेटल एटम का, फिर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। अगर यहाँ पे +2 है तो इलेक्ट्रॉन जो है उसको भरो। तो CO का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो क्या है इसका, आर्गन 4s2 3d7, तो इलेक्ट्रॉन्स भरो 3D में, 1 2 3 4, पहले एक एक भरो, हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी से, फिर इसको पेयरिंग करो ना, इसको वही चलेगा, उसको ऐसे इस हिसाब से ना करना। तो हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के हिसाब से करना है। तो इलेक्ट्रॉन्स भरो 1 2 3 4 5, फिर 6 और 7 भर गया। अब इसको स्प्लिट करो, तो कुछ ऊपर कुछ हो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है NH3, याद रखना है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो पहले इलेक्ट्रॉन्स को नीचे भरोगे और पेयरिंग करोगे, यानी कि कितने हैं, 1 2 3 4। अब क्योंकि 7 है, 4 तो यहाँ पर दे, अब मजबूरी में ऊपर जाना पड़ेगा पेयरिंग करने के बाद 5 6 7, ठीक है, समझ में आया। तो EG में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, EG में कितने हैं, 4। फिर तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह लिखना है। अच्छा, T2G में कितने हैं,
T2G में 3, बस दैट्स इट, वेरी नाइस। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्योंकि पहले पेयरिंग हुई है बाद में ऊपर गया है, ओके। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, लो स्पिन, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, लो स्पिन। अब वीक फील्ड लिगेंड आया मैम, अब क्या करें? वीक फील्ड लिगेंड में क्या होगा, वही स्प्लिट अप होगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि दोनों में देखो यहाँ पे गैप ज़्यादा है, यहाँ पे गैप कम है, तो पहले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे? पहले इलेक्ट्रॉन्स पैर होंगे फिर ऊपर जाएंगे, तो 1 2 3 4 फिर बचे हुए 5 दिख सेम रहा है, लेकिन करो अपने ढंग से जो मैंने सिखाया। यहाँ पे पहले 1 2 को भर के 3 4 5 फिर 6 7, क्योंकि 8 होता तो डिफरेंट होता केस। अब यहाँ पे पहले इनको पेयरिंग करो फिर ऊपर, पेयरिंग एनर्जी कम है ना, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है ना, तो इसीलिए पहले नहीं इसमें पहले ऊपर करो फिर लाके पेयरिंग करो, इसमें पेयरिंग करो फिर ऊपर, और इसमें पेयरिंग पहले पेयरिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 7 है तो बचा हुआ जगह तो ऊपर ही जाएगा ना, तो एवरेज स्प्लिट आउट। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगर ईजी में कितना है, और T2G में कितने हैं, 3, बस दैट्स इट, हो गया। समझ में आया? इस तरीके से सम्स आप लोगों को आएंगे। क्रिस्टल फील्ड थियरी का कॉन्सेप्ट समझ में आया? कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो। देखो ट्री का मतलब भी आप लोग को थियरी वाइज चाहिए तो T मीन्स ट्रिपली डिजेनरेटेड लेवल ऑर्बिटल इज कंसिस्ट ऑफ 3D ऑर्बिटल। G टेल्स यू दैट ऑर्बिटल्स आर गिरेड इज जर्मन वर्ड फॉर इवन, उसकी पूरी राम कहानी बता दी। EG का मतलब होता है एग्जाम्पली ग्रेशिया इन लैटिन विच ट्रांसलेट्स टू इंग्लिश एज बाय वे ऑफ एग्जाम्पल। तो इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, जो कहा है T2G EG उसी को याद रखो, AG वो जी, लो जी सुनो जी। कुछ सम्स भी होंगे आपके बुक्स में, वो आपको करना है। प्लीज़ डू द सम्स, एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू।